एससी मेरा नाम वंदना सिंह है। इसमें जो है हम क्विक रिवीजन जो है यूपीपीएससी प्री 2021 के लिए करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है एंड करंट अफेयर है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है बेसिकली इस नंबर पे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम में कोर्स है। ये बेसिकली 3 कोर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। इससे रिलेटेड जितना शेड्यूल है और डिटेल्स हैं और फी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे। आप नीचे जो पीडीएफ है वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं। इसमें हम जो अलग अलग लोगों ने जो एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम दिए हैं वो हम देख लेते हैं। तो 1868 में जो है दादाभाई नौरोजी ने जो बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने पर कैपिटा इनकम जो है ₹20 बताई थी। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 20 है। फिर उसके बाद 1911 में फिंडले सिरास ने जो 49 बताई। फिर 1913 से 1914 में वाडिया एंड जोशी ने जो है 44.30 ये जो है पर कैपिटा इनकम बताई। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम, या फिर इनकी जो है पर कैपिटा इनकम पूछी जा सकती है, या फिर इनका ईयर पूछा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ें कोई भी पूछी जा सकती हैं, आप इसको ध्यान में रखना। फिर 1925 से लेके 1929 में डॉक्टर VKRV राव ने जिसने पर कैपिटा इनकम 76 बताई। और ये जो है फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो नेशनल इनकम है वो साइंटिफिकली जो है एस्टिमेट की थी। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली जो है डॉक्टर VKRV राव ने जो है साइंटिफिकली एस्टिमेट की थी। तो पर कैपिटा इनकम इसमें थी 76। अब जो है 1949 में जो है नेशनल इनकम कमेटी बैठी, वो PC महालनोबिस की जो है अंडर। और इन्होंने जो है पर कैपिटा इनकम जो है ₹246.90 बताई फॉर 1950 से 1954 के लिए। तो 1950 से 1954 के लिए जो है पर कैपिटा इनकम ₹246.90 बताई। फिर उसके बाद जो है 1950 के अंदर जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टैब्लिश हुई। इसने फर्स्ट एस्टिमेट दिया 1956 में, और बेस ईयर था इसका 1948-49। तो ये CSO जो है जो आपका निकालता है पर कैपिटा इनकम जो है वो 1948 में 49 में इसने बेस ईयर दिया, और फर्स्ट एस्टिमेट किया है जो है 1956 में, 1950 में एस्टैब्लिश हुए। फिर उसके बाद जो है फिर ये नया वाला है, ये जो है अब जो चल रहा है। तो ये जनवरी 2015 में जो है न्यू बेस ईयर आया है, जिसका बेस ईयर है 2011-12। इसमें जो आपकी इसमें जो आपकी नेशनल इनकम निकाली जाएगी वो GVA बेसिक प्राइस पे निकाली जाएगी। GVA बेसिक प्राइस पे जो है आपकी नेशनल इनकम निकाली जाएगी बाय CSO। तो CSO के द्वारा GVA बेसिक प्राइस पे नेशनल इनकम निकाली जाएगी। और इसमें जो न्यू सीरीज है वो अब GDP MP होगा। तो मतलब GDP मार्केट प्राइस होगा न्यू सीरीज, जिसको हम GDP कहेंगे। तो पहले क्या था कि पहले जो सीरीज थी वो आपकी GDP फैक्टर कॉस्ट थी। तो अब फैक्टर कॉस्ट नहीं है, अब GDP मार्केट प्राइस है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे न्यू सीरीज जो है वो आपकी मार्केट प्राइस है, GDP मार्केट प्राइस। और ये जो है आपका नेशनल इनकम जो है GVA बेसिक प्राइस पे निकलेगी। तो नेशनल इनकम जो है अब वो मार्केट प्राइस पे निकलेगी, पहले ये है फैक्टर कॉस्ट पे निकलती थी। अब हम कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, या जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उससे रिलेटेड। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो आपका जो है UNDP निकालता है, और ये 1990 से जो है ये इंडेक्स निकाल रहा है। तो HDI इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है? UNDP निकालता है। और कब से निकाल रहा है? 1990 से। इसके अंदर जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसमें आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो मेजर होती है। नॉलेज में आपकी 2 चीज़ें हैं, पहली है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, दूसरी है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है। तो इसमें एक्सपेक्टेड ईयर जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है उसमें क्या काउंट होता है? अडल्ट 25 एंड अबव।
तो मीन ईयर स्कूलिंग मतलब जो 25 और उससे ऊपर के जो अडल्ट हैं उनकी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है। जो इसमें थर्ड चीज काउंट होती है वो होती है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका क्या हो गया, जीएनआई पर कैपिटा। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है वो आपकी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है और ये पीपीपी डॉलर में निकाली जाती है। तो आप जो यहाँ ध्यान रखना कि पहले इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि एचडीआई के जो है इंडिकेटर्स क्या हैं। तो पहले हो गया आपका लॉन्ग हेल्दी लाइफ, नॉलेज हो गया और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। ये हो गया आपका एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का आ सकता है कि इसके सब इंडिकेटर्स पूछे जा सकते हैं कि इसके सब इंडिकेटर्स क्या हैं। तो ये हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर स्कूलिंग और जीएनआई पर कैपिटा। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो आपकी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो काउंट होती है वो किस में काउंट होती है, जीडीपी में काउंट होती है, जीएनपी में काउंट होती है, किस में काउंट होती है। तो ये आपका आएगा जीएनआई पर कैपिटा में काउंट होती है। और जीएनआई पर कैपिटा किस में काउंट होता है, ये पीपीपी डॉलर में काउंट होता है। तो ये आप ये 4-5 चीज़ें जो है ये एचडीआई से रिलेटेड याद रखेंगे। और ये कब रिलीज हुआ था, 1990 में रिलीज हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कौन रिलीज करता है, यूएनडीपी रिलीज करता है। फिर नेक्स्ट है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम जीडीआई बोलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 1995 में आया था। तो एचडीआई जो आया था आपका 1990 में आया था और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स 1995 में आया था। ये भी यूएनडीपी निकालता है। इस जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिकली ये मेजर करता है इनइक्वालिटी बिटवीन द जेंडर और इसके इंडिकेटर्स है हेल्थ, एजुकेशन, कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे हेल्थ है, एजुकेशन है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। तो ये इसके 3 इंडिकेटर्स हैं। और जीडीआई कैसे निकलता है, जीडीआई बेसिकली क्या निकलता है कि जो फीमेल है, फीमेल का एचडीआई डिवाइडेड बाय एचडीआई ऑफ अ मेल। तो मेल और फीमेल के एचडीआई का जो रेशियो होता है वो आपका जीडीआई होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो मेल और फीमेल के एचडीआई का रेशियो है वो आपका जीडीआई है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप यहाँ ध्यान रखेंगे कौन सी ईयर में आया, क्या मेजर करता है और इंडिकेटर्स क्या है और फॉर्मूला अगर आ जाए तो फॉर्मूला क्या है, हेल्थ और एजुकेशन, कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेजर करता है। फिर आपका 1990 में जो है यूएनडीपी ने जो है एचडीआई निकाला था, इस्टेब्लिश किया था, मतलब यूएनडीपी। और फिर इसकी 20th एनिवर्सरी हुई 2010 में। तो 2010 में जब इसकी 20th एनिवर्सरी हुई इसने अपने 3 इंडेक्सेस निकाले, 3 इंडेक्स निकाले। वो था आपका एमडीपीआई, जीआईआई और नेक्स्ट है आपका इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। तो एक मिनट यहाँ देखिएगा आपको एमडीपीआई, जीआईआई और इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। तो ये आपके जो है उसने 3 इंडेक्स निकाले। तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो पहला है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जिसको हम जीआईआई बोलते हैं। तो ये सारे जो इंडेक्स हैं वो यूएनडीपी ने ही निकाले हैं। तो पहला हो गया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो इसके अंदर जो है बेसिकली 3 चीज़ें मेजर होती हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी है, एम्पावरमेंट क्या है और लेबर मार्केट क्या है। तो ये 3 जो इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर यूज होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया एमएमआर कितना है, फर्टिलिटी रेट कितना है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कितना है, फर्टिलिटी रेट कितना है। एम्पावरमेंट में हो गया कि जो विमेन है उसकी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन कितनी है। तो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन कितनी है ये हो गया आपका एम्पावरमेंट में। और लेबर मार्केट हो गया अटेनमेंट एट सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। मतलब एम्पावरमेंट में ये दो चीज़ें हो गई, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, अटेनमेंट एट सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। और नेक्स्ट हो गया आपका लेबर मार्केट। तो ये 3 इंडिकेटर्स है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। और एम्पावरमेंट के अंदर ये है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन और अटेनमेंट एट हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो बेसिकली एम्पावरमेंट में आपकी क्या 2 चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और दूसरा एजुकेशन हो गया। तो मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और एजुकेशन जो है जीएनआई में जो है एम्पावरमेंट कंसीडर किया गया है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है और लेबर मार्केट में लेबर मार्केट। तो ये तीनों चीज़ें जो है 3 इंडिकेटर्स हो गए जीएआईआई के।
तो नेक्स्ट है आपका MDPI, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो MDPI जो है वो आपका 2010 में रिलीज हुआ फर्स्ट टाइम, और ये UNDP और OPHI ने जो है मिलकर रिलीज किया था। तो UNDP और OPHI ने जो है इसको मिलकर रिलीज किया था। तो इसके अंदर जो है आपके 3 इंडिकेटर्स हैं और उनके बाकी जो है उनके सब इंडिकेटर्स हैं। तो इसके जो आपके 3 इंडिकेटर्स हैं वो है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इसके 3 इंडिकेटर्स हैं। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होना, MDPI में जो है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और इसमें है हेल्थ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हेल्थ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इसमें है HDI में। तो इसमें हेल्थ हो गया, उसमें नॉलेज की जगह एजुकेशन है, और ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आप यहाँ इसमें कंफ्यूज मत होना। तो MDPI में जो है वो आपका हेल्थ है, एजुकेशन है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो बेसिकली इसमें क्या किया कि जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको और ब्रॉड कर दिया। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है और ब्रॉड कर दिया, तो फिर आपका जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बना। तो इसमें जो है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हेल्थ के अंदर जो आपके जो सब इंडिकेटर्स है वो है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, और इन सबका ना अलग अलग स्कोर है। तो इन सबका अलग अलग स्कोर है। जो न्यूट्रिशन है उसको 1/6 स्कोर मिला हुआ है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/6 मिला हुआ है। एजुकेशन जो है वो ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, तो ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, स्कूल अटेंडेंस कितना है, ये 1/6 है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो है वो आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल और एसेट, और इन सब का स्कोर जो है 1/18 है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो सारे हैं, जैसे ये जो आपके सारे 6 हैं, इन सब का जो स्कोर है वो 1/18 है। तो ये हो गया 1/18 इंटू 6, 1/3 हो गया। ये इसका स्कोर हो गया 1/3, और ये हो गया 1/6 इंटू 2, ये भी 1/3, और फिर ऊपर भी जो है आपका 1/6 इंटू 2, 1/3। तो ये जो है हर इंडिकेटर जो है वो आपका मतलब अगर इसको देखा जाए ऐसे ब्रॉड में, तो 1/3, 1/3, 1/3 का है, और इसके अंदर जो सब इंडिकेटर्स हैं वो अलग अलग है। तो हर इंडिकेटर्स 1/3, 1/3 का है, सब इंडिकेटर्स अलग अलग हैं। तो बताए इसमें जो क्वेश्चन है वो 2-3 तरीके से आता है। देखो, पहले तो आपको ईयर पूछ लिया जाएगा MDPI का, तो वो 2010 है, ईयर पूछ लिया जाएगा, कौन रिलीज करता है वो पूछ लिया जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको बहुत इजी क्वेश्चन इसको डालना है तो वो ये पूछेगा, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और अगर उसे क्वेश्चन टफ करना है तो वो सब इंडिकेटर्स बनाएगा, सब इंडिकेटर्स बताएगा कि मतलब हेल्थ के अंदर मतलब ये दे दिया, जैसे ये दे दिया, न्यूट्रिशन दे दिया, चाइल्ड मोर्टेलिटी दे दिया, और ईयर ऑफ स्कूलिंग दे दिया, और यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ कुछ और दे दिया। तो ये जो इसमें से पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब इंडिकेटर्स ऑफ द MDPI। तो आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें भी आपको याद करनी है। हेल्थ के अंदर जो है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी है, और ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस है। तो आप जब ईयर ऑफ स्कूलिंग है, फिर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। कभी कभी क्या पूछता है कि आपको सिर्फ जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले ही पूछ लेता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले ही सिर्फ पूछ लेता है कि इसमें से कौन कौन सा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के सब इंडिकेटर्स नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल और एसेट, ये हैं। अब देखिए, अब जब हमारा HDI था तो हमें MDPI की जरूरत क्यों पड़ी? तो HDI जो होता है वो बेसिकली मेजर करता है लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो HDI जो है मतलब लेवल ऑफ अचीवमेंट इंडिविजुअल का क्या है वो मेजर करता है, लेकिन MDPI क्या करता है, मेजर द अंडर अचीवमेंट, मतलब अंडर अचीवमेंट क्या है वो मेजर करता है। तो ये लेवल ऑफ अचीवमेंट मेजर करता है, MDPI अंडर अचीवमेंट मेजर करता है। तो ये MDPI इसलिए जरूरत पड़ी। नेक्स्ट आपका इंडेक्स है
इंक्लूजन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम IDI बोलते हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करता है। तो इसमें इंक्लूजन में क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला इंडिकेटर है। पहला इंडिकेटर क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा इंडिकेटर क्या है, इंक्लूजन। और तीसरा है इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो है इसके अंदर 3 इंडिकेटर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूजन, इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जो ग्रोथ है वो आपकी जो है 4 चीज़ों में मेजर होती है, GDP पर कैपिटा कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो ये 3 इंडिकेटर हो गए। IDI, इसको ये कंफ्यूज मत होना कि IDI है तो आप भी इसको UNDP लगा के आ जाओ कि डेवलपमेंट इंडेक्स है तो UNDP से ही रिलेटेड होगा। तो इसलिए मैंने इसको अलग दिया है कि जो इंक्लूजन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करता है। तो आप इसको जो है कंफ्यूज मत होना। ओके, तो हमने जो है आपके एस्टिमेशन कमिटीज़ पढ़ ली सारे नेशनल इनकम करने की, और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने इंडेक्स थे वो सारे हमने देख लिए। एंड फिर अब ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करने की एक ट्रिक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करने की ट्रिक है, तो ट्रिक बेसिकली ये है, मतलब इसको ऐसे याद रखना, न्यूजीलैंड गुड क्वालिटी गैस कुक्स अफोर्डेबल एंड डिसेंट पिज़्ज़ा। तो आप यहाँ अभी याद करो, न्यूजीलैंड गुड क्वालिटी गैस कुक्स अफोर्डेबल एंड डिसेंट पिज़्ज़ा। तो देखिए अभी हम इसको एलिब्रेट करके देख लेते हैं। देखो, न्यूजीलैंड गुड क्वालिटी गैस कुक अफोर्डेबल एंड डिसेंट पिज़्ज़ा। तो न्यू से क्या हो गया, न्यू से हो गया नो पॉवर्टी, तो N है यहाँ, तो इसका हो गया नो पॉवर्टी। तो आपको जो एग्जाम में जैसे आएगा कि SDG 1 कितना है, तो ये आपके शुरू के 4 दे दिए, तो आप यहाँ देखेंगे N जो है वो न्यूजीलैंड नो पॉवर्टी, तो आप 1 फर्स्ट टिक करके आ जाएंगे। जीलैंड जो है वो हो गया Z से Z, जीरो हंगर। गुड मतलब गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, तो गुड हेल्थ क्वालिटी एजुकेशन, ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 4, SDG 4। फिर गैस से हो गया आपका जेंडर इक्वालिटी। कुक्स का जब खाना बनता है तो आपको क्या चाहिए होता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया C फॉर C, क्लीन, तो ये हो गया आपका 6। फिर देन हो गया अफोर्डेबल से ये स्टार्ट है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये हो गया 7। फिर हो गया डिसेंट पिज़्ज़ा, तो डिसेंट से क्या हो गया, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हो गया 8। तो ये 8 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो आप इनको याद करिएगा। तो ये आपको डायरेक्ट आ जाते हैं 8। इसके बाद जो 9 से आगे वाले जो हैं वो 17 जो हैं वो याद करने में आपको इतनी ज़्यादा टफ नहीं होगी, एक बार उनको देख लेना, आराम से याद हो जाएंगे कि आराम से एकदम याद हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपका MSP इन राबी क्रॉप्स। तो MSP इन राबी क्रॉप जो है वो बेसिकली अभी जो आपका सितंबर 2021 में जो है वो आपका ये गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है राबी क्रॉप में क्या MSP मिलेगा। तो देखो पहली चीज़, MSP कब अनाउंस होता है, जब किसी भी क्रॉप का सोइंग पीरियड होता है, उससे पहले किसी भी क्रॉप का सोइंग पीरियड होता है उससे पहले MSP अनाउंस होता है। तो जो राबी क्रॉप है उसका सोइंग पीरियड क्या है, अराउंड अक्टूबर नवंबर। तो गवर्नमेंट ने कब अनाउंस किया इसको, गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया सितंबर में। तो गवर्नमेंट ने जो इसको अनाउंस किया वो किया सितंबर में। तो आप हमेशा याद रखेंगे जो MSP हमेशा अनाउंस होता है वो सोइंग पीरियड से पहले अनाउंस होता है। तो इस समय जो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको क्या याद करना है, एक तो ये वाला हो गया राबी वाला नया, और इससे पहले खरीफ वाला भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन ये वाली जो टेबल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है बिल्कुल, क्योंकि ये सितंबर की है, सितंबर 2021 की, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। देखो, तो इसमें जो वीट का MSP है वो आपका अभी 2022-23 के लिए जो अनाउंस हुआ है वो 2015 अनाउंस हुआ है। 2015 अनाउंस हुआ है, इससे पहले 1975 था,
40 का इसमें इंक्रीज आया है, 2015 अनाउंस हुआ है, 40 का इंक्रीज आया है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना कि इस समय एमएसपी क्या है और कितने का इंक्रीज आया है। तो 40 का इंक्रीज आया है। फिर ऐसी बार्ले का देख सकते हैं 1635 है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ग्राम का भी देख सकते हैं और लेंटिल का भी, और रेपसीड और मस्टर्ड का भी देख सकते हैं, अनसेफ फ्लावर का। तो इसमें दो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये है कि वीट का कितना है 2015, इंक्रीज़ कितना हुआ है 40, पिछली बार कितना था 1975, ये दोनों याद कर लिया तो इसमें से माइनस कर देना, ये तो अपना आप ही निकल जाएगा 2015 और 40 में से। और फिर दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा एमएसपी किसका इंक्रीज़ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो एमएसपी किसका इंक्रीज़ हुआ है, लेंटिल का इंक्रीज़ हुआ है। लेंटिल मतलब लेंटिल मसूर, इसका सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ये 400 जो रुपये है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब ये कितना हो गया है 5500, पहले कितना था 3079। तो 400 रुपये का जो है लेंटिल में इंक्रीज़ आया है। और सबसे कम किसका इंक्रीज़ हुआ है, बार्ले का। तो बार्ले का जो है वो सबसे कम इंक्रीज़ हुआ है। तो बेसिकली आपके कोर्स ग्रेन है, तो इसका जो है सबसे कम इंक्रीज़ हुआ है बार्ले का। तो ये अभी 1635 हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये सब देखना होगा कि तो ये एमएसपी देखना आप, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद ही हो गया होगा। और फिर ये जितने भी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडेक्स करे हैं वो भी ये हो गया होगा, और एस्टिमेट ऑफ नेशनल कमेटी। तो इन सबको आप एक बार जो है दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।